देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। ऐसे में हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिन पर हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे यूपी के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर और साथ ही श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ नई खबर, क्या कुछ अपडेट आज चंडीगढ़ और पंजाब से? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ी ही देर में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि रोहतक में जिस तरीके से मंगलवार की अगर बात करें तो वहाँ पर नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की जिस तरीके से मौत हुई प्रैक्टिस करते हुए और पॉल गिरने से उनकी मौत हुई। इससे पहले भी बहादुरगढ़ में इस तरीके की घटना देखने को मिली थी और ऐसे में जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भी रोहतक में पहुंचे और परिवार को उनकी तरफ से सांत्वना दी गई और साफ तौर से एक सवाल हरियाणा सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने दागा। जो खेल नीति है उसको देखने की ज़रूरत यहाँ पर सरकारों को है और जिन स्टेडियम की हालत जर्जर है उनकी जो रिपोर्ट है वो आगे देने की ज़रूरत है और उनको ठीक से जो भी कार्य करने की ज़रूरत है। जो खेल परिसर है वहाँ पर उनको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन यहाँ पर नायब सिंह सैनी की अगर बात करें जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा था और साफ तौर से उनका कहना था कि पंजाब हो चाहे हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पंजाब के खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं देश के लिए तो ताली उनकी तरफ से भी बजाई जाती है, क्योंकि ये गौरव और सम्मान का जो विषय है ये पूरे देश के लिए है और खिलाड़ियों को लेकर किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से पलटवार करते हुए ये भी कहा गया है कि पंजाब में इस वक्त नशे से हालात जो हैं बस से बदतर हो चुके हैं। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी का जिस तरीके से 350वां शहीदी दिवस दुनिया भर में भव्य तरीके से बनाया गया। देश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पंजाब में है। श्री आनंदपुर साहिब में भव्य कार्यक्रम पंजाब सरकार की तरफ से भी आयोजित किया गया था। लेकिन हरियाणा सरकार की बात करें जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, आखिरी दिन 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इसको लेकर भी देखिए जो पंजाब की आप सरकार है लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि जो सिख समुदाय है उनसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत करते हैं और यही वजह है कि श्री आनंदपुर साहिब जहां आने में प्रधानमंत्री को चौपर से मात्र 20 मिनट लगते हैं, लेकिन वो पहुंचे नहीं। कुरुक्षेत्र तो पहुंच गए, कुरुक्षेत्र से 20 मिनट की जो दूरी है वो तय नहीं की प्रधानमंत्री ने। इस तरीके के आरोप देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भी लगाते ही रहे हैं प्रधानमंत्री पर, लेकिन इसका भी जवाब दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। उनका कहना है कि सिख समुदाय के लिए जितना कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उतना कार्य किसी ने नहीं किया है। करतारपुर कॉरिडोर को भी खोला गया और इसके अलावा उन्होंने अनगिनत जो कार्य है जो सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उनको उन्होंने गिनवाया है। लेकिन दोपहर देखिए 1 बजे, पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, अब 1 बजे ये तय की गई है और देखना होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किन किन मुद्दों को लेकर देखिए केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार पर भी हमलावर होते हैं और निशाना साधते हैं। इसके अलावा अगर हम खासतौर से पंजाब की बात करें तो बीते कल ही चुनाव आयोग की तरफ से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। 1 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 दिसंबर को मतदान होना है और 17 तारीख को मतगणना होनी है। इसको लेकर भी अब जो इन चुनावों को लेकर भी सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब चुनावों में डट चुकी है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के साथ पंजाब की एक तरन तारन विधानसभा उपचुनाव भी हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पे जीती। और कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो दोनों के उम्मीदवारों की देखिए जमानत यहां पर जब्त हुई इस उपचुनाव में। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तलवार कांग्रेस पार्टी पर के जो प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग उनके ऊपर, उनकी जो प्रधानगी है उसके ऊपर भी लटकती हुई नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह किसी और को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अपनी दावेदारी है पेश करने को लेकर तेजी से जो घटनाक्रम है वो देखने को मिल रहा है। पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जालंधर से सांसद हैं कांग्रेस के
चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ से लगातार दावेदारी यहाँ पर ठोकी जा रही है। हालांकि वो सांसद जरूर हैं, और राजा वड़िंग की अगर बात करें, वो भी लुधियाना से कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन इनकी चाह है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव हो तो वो विधानसभा चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं ना कहीं ये बनना चाहते हैं। तो कांग्रेस जो बाहर दिखाती है कि आपस में गुटबाजी किसी तरीके की नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वो गुटबाजी कहीं ना कहीं इन पर हावी होती नजर आती है। और ऐसे में अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से उनकी तरफ से रैलियों में कई टिप्पणियां की गई, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि इस वजह से कांग्रेस को वोट वहां पर नहीं पड़ी। तो ऐसे में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जो मुश्किलें हैं वो कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान राजा वड़िंग पर ही विश्वास जताता है और उन्हें ही प्रधानगी 2027 तक जो प्रधान पद पर रहने देता है, या उनकी जगह किसी और को प्रधान यहाँ पर बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से अगर खडूर साहिब की बात करें, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तरफ से जिस तरीके से याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी और यहाँ पर परमिशन मांगी गई थी कि वो जिस तरीके से संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है तो वो उस सत्र में भाग लेना चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को कहा गया था कि 1 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब दे कि क्या उसे पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं। और पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अगर उसे पैरोल दी जाती है तो कानून व्यवस्था पंजाब में कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। और ऐसे में अमृतपाल ने एक बार फिर से रुख किया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का। सोमवार को उसमें सुनवाई होनी है और देखना यह है क्या अमृतपाल, जो लगातार पैरोल मांगता रहा है जब भी संसद का सत्र चलता है, क्या उसे इस बार फिर से पैरोल नहीं दी जाती है, उसकी याचिका खारिज की जाती है, या पैरोल लेने में वो कामयाब हो जाता है। सोमवार को जब याचिका सुनवाई के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आएगी, सोमवार को उसके जिस बाद तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद में साफ हो जाएगी कि अमृतपाल को पैरोल मिलती है या नहीं। वापस लौटूंगे आपके पास में, राघवेंद्र आपके पास आते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं? सुबह जनता दर्शन लगाया था। लगभग 200 ऐसे नागरिक थे जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से वहां पहुंचे हुए थे। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार आला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। और कुछ जो अस्वस्थ हैं, जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद करके उनके इलाज कराने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं गीडा की बात कर लें, पूर्ववर्ती सरकारों में नोएडा और गीडा का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आधार पर गठन किया गया, जहां पे औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा और तमाम विकास की योजनाएं चलेंगी। हालांकि नोएडा दिल्ली एनसीआर के करीब होने की वजह से विकास की एक लंबी छलांग लगाई। वहाँ पे हालांकि मुख्यमंत्री पूर्व समय के जाने से कतराते रहे, लेकिन जो गीडा था गोरखपुर का, वो औद्योगिक हरियाणा से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से मीलों पीछे छूट गया था, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के एजेंडे में पूर्वांचल का विकास और गीडा का विकास, जहाँ पे औद्योगिक गलियारे बन जाएं, नहीं होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में जब मार्च 2017 में सूबे की कमान संभाले, उसके बाद से गीडा पे लगातार उन्होंने फोकस किया। और आज गीडा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे करोड़ों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे जाएंगे। आज गीडा में तमाम ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो आ रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से नोएडा की तर्ज पे आज गीडा भी अपने विकास की एक नई गाथा लिखती हुई दिख रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में एक आज नई कड़ी देखने को मिलेगी। वहीं कानपुर की बात कर लें तो कानपुर के नेता श्री प्रकाश जायसवाल, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनका निधन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी ने अपनी शोक संवेदनाएं श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर अपनी व्यक्त की हैं। वहीं कफ सिरप, जो प्रतिबंधित कफ सिरप है, उसका जो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, जो अवैध यहाँ पे सप्लाई चलती थी, जो सप्लाई की एक बहुत बड़ी चेन चलती थी, शुभम जायसवाल के बाद से अजय सिंह टमटा को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ की टीम उसे रिमांड पे लेने वाली है, क्योंकि उसमें एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। और ऐसा माना जा रहा था कि जो शुभम जायसवाल जिसकी गिरफ्तारी पहले हुई थी,
वो अपनी सिंडिकेट को छुपाने के लिए, अवैध काले कारोबार को छुपाने के लिए अब कहीं ना कहीं से एमएलसी बनने का रास्ता देख रहा था। ऐसा सपना पाल चुका था और तमाम ऐसे बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों, माफियाओं को अपने पाले में करने के लिए बड़ी बड़े गिफ्ट तोहफे दिया करते थे। हाल ही कुछ दिन पहले ऐसी चर्चा है कि उसने लैंड क्रूजर भी खरीदे थे किसी माननीय को देने के लिए, माफिया को। तो उस पर जांच का सिंगजा कसता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में जिस तरह का ये सिंडिकेट चल रहा था और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसकी कड़ी जुड़ती जा रही है, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश की जुड़ी कड़ी में जिस तरह से अजय सिंह टम्टा की गिरफ्तारी हुई और जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, अब एसटीएफ रिमांड पे लेती है तो देखना होगा और इसके तार कहां कहां जुड़े हैं, कितने सफ़ेदपोश इसमें शामिल हैं और कितने ऐसे सिंडिकेट में व्यवसायी शामिल हैं जो इस प्रतिबंधित कफ सिरप को, जो जानलेवा थे, उसकी सप्लाई करते थे। तो एक तरह से एसटीएफ की टीम अब रिमांड पे लेगी, उसके बाद ही इसका खुलासा होगा। वहीं अगर मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की बात कर लें तो अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पे हमलावर है। बार बार आरोप लगा रही है कि शादियों का मौसम है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयुक्त के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से वोट काट करके चुनाव जीतना चाहती है। एक बीएलओ की जिस तरह से निधन हो गई थी, उस पर भी समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम यहाँ पे जो भी उचित मुआवजा देंगे, तो लगभग 2 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा भी अखिलेश यादव की तरफ से की गई। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग का और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का क्या निर्णय होता है। हालांकि मौतें तो सामान्य मौतें होती हैं, लेकिन कार्य के बोझ की बातें भी, जैसा अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि कार्य का अतिरिक्त बोझ होने की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इसके अलावा अगर मौसम की बात कर लें तो एक्वाई प्रेशर दिल्ली और एनसीआर में थोड़ा सा कम होने की वजह से लखनऊ में भी आज धूप खिला हुआ है और मौसम साफ है। जिस तरह से सांस के बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए या जो वृद्ध थे, बच्चे थे, उनको सांस लेने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें काफ़ी हद तक राहत मिली है। जी प्रगति। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास राघवेंद्र। लगातार जम्मू से हमारे साथ अजहर भी बने हुए हैं। अजहर, अगर बात करें तो घाटी में क्या कुछ आज नई खबर है, किस तरीके का एक्शन जो है सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिला है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम जम्मू क्षेत्र के बसंतगाह उधमपुर की बात करें। लगातार ये सुर्खियों में रहता है कि बीते रात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे कुछ संदिग्ध जो गतिविधि है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस और सीआरपीएफ मिलके इस बसंतका की पहाड़ी को पूरी तरीके से इन्होंने घेराव में लिया है और बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई शुरू कर दिया है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस इलाके में जो है मिलिटेंट्स की छुपे होने की इतला है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। किसी भी आने और जाने पे कड़ी से कड़ी नजर यहाँ पे रखी जा रही है, पिस्टिंग की जा रही है और इस घने इलाके को, घने पहाड़ी इलाके को पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पूरी तरीके से इसको सैनिटाइज किया जा रहा है और ये कोशिश है कि जो छुपे मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए। ये एक खबर थी। दूसरी खबर अगर हम बात करें कि बीते दिन भी हमने देखा कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। उसी प्रकार से कल श्रीनगर की मेन सिटी में जो है लाल चौक के मेन सिटी में होटल और बाकी जितने भी इलाके जाते हैं वहां पे तलाशी कार्रवाई की गई और इस तलाशी कार्रवाई के दौरान जो है होटलों की तलाशी ली गई और साथ ही साथ वहां पे जो स्टॉप है वहां से बारीकी से उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से पूरी तरीके से चेकअप किया गया और ये खंगाला गया कि कहीं से भी कोई भी संदिग्ध शख्स या कोई भी संदिग्ध चीज जो है उसकी बारीकी से यहाँ पे तलाशी कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं लाल चौक के इलाके में कल दिन पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट में थी और पूरे लाल चौक के जितने भी होटल है वहां पे पूरी तरीके से तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार 2 दिनों से जो उमर सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, 2 दिनों की यहाँ पे मीटिंग चल रही थी और ये मीटिंग जो है बिलाखिर कल शाम लेट आवर्स में ये इख्तिताम पजीर हुई और इस इख्तिताम पजीर के बाद में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसको संबोधित जो है खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया और उमर अब्दुल्ला ने साफ और स्पष्ट कहा है कि हमने कुछ रेजोल्यूशन जो है पार्टी के तौर पे यहाँ पे जो है पेश किए हैं, जिनमें 7 रेजोल्यूशन 7 पॉइंट्स जो है उन्होंने जो है सामने रखे हैं। सबसे पहले जो स्पेशल स्टेटस, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसके रेस्टोरेशन के हवाले से भी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। दूसरा यह है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट फूड और स्टेट फूड को वापस देने का भी यहाँ पे इन्होंने उसका रेजोल्यूशन भी पास किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि काफी सारे इन्होंने इस पे काम भी किया है लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तीसरा जो पॉइंट था इनका कि जम्मू कश्मीर में जो है जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और दिल्ली
ब्लास्ट में सबसे पहले उन्होंने कड़ी अल्फाज में वहां पे निंदा भी की है, लेकिन उसके बाद में जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो भी छात्रा है या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी भारत के विभिन्न इलाकों में काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हवाले से भी एक रेजोल्यूशन पास किया है। और उसके बाद में जब नौगाम ब्लास्ट होता है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद में नौगाम पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट होता है, तो इन्होंने कहा कि इस पे एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए और साफ और स्पष्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि इसमें देखनी चाहिए कि कहाँ पे क्यों हुई है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। और साथ ही साथ जो इसमें शहीद हुए पुलिस एहलकार है जो या शहीद हुए जितने भी व्यक्ति है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनके चिकित्सा के लिए भी उन्होंने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया है। और एक खास बात जो इलेक्शन से पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में लाया था, जो भी इसमें उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा कि हमने किसी हद तक उन पे काम किया है और आने वाले समय में उस पे भी काम जारी है। रिजर्वेशन और जो डिलीवरेज की जो रेगुलेशन की पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा कि उस पे भी काम किया जाएगा। जैसे रिजर्वेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि कैबिनेट की जो सब कमेटी है, उन्होंने ऑलरेडी जो अपना रिपोर्ट है वो पेश किया है। अगले जब भी कभी कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें रिजर्वेशन के हवाले से या रिजर्वेशन के हवाले से जो भी उन्होंने पॉलिसी मुरतब की होगी वो अवाम के सामने रखा जाएगा। और आखिरी जो उनका एक रेजोल्यूशन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करे आने वाले दिनों में, ताकि वो अगले 5 सालों में उनके सारे जो काम है वो कर सकें। ये था जो कल पूरा ये 2 दिन का जो मीटिंग था और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पूरे पॉइंट थे जो उन्होंने मीडिया के सामने रखे, लोगों के सामने रखे। और इसके बाद में एक और खबर हम बात करेंगे रेलवे के हवाले से। आपको पता होगा कि अगस्त के महीने जब मौसम की स्थिति बहुत खराब हुई थी, जिसके पेश नजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में काफी नुकसान हुआ था और लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफी सारे जो रेलवे ट्रैक्स है वो ध्वस्त हो गए थे और जिसके बाद में काफी सारे जो ट्रेनें हैं उनको कैंसिल किया गया था। लेकिन अब की बार जो है जम्मू जो रेलवे जो अफसरान है उनकी जानिब से घोषित किया गया कि दिसंबर के पहली तारीख में जो है यानी अगले महीने में वो जो है 4 जो ट्रेनें हैं जिनको जो सस्पेंड किया गया था उनको दोबारा रेस्टोर किया जाएगा। और ये 4 ट्रेनें जो है जिनका नंबर 14662 है, दूसरी गाड़ी जो है 22462 और तीसरी गाड़ी इसी तरीके से 74907 और इसी तरीके से जो चौथी गाड़ी है वो 74906। ये चारों गाड़ियां जो है या चारों ट्रेनें जो है अब दिसंबर से स्टार्ट होगी, क्योंकि फ्लो काफी बढ़ रहा है। जब से वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है उसके बाद में जिस तरीके से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और घाटी से पूरे देश के लिए बढ़ती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं घाटी वासियों के लिए अच्छी खबर है। वापस लौटूंगी आपके पास, ऐसे में ईशा आपके पास आते हुए जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगी। जिस तरीके से भी आप जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले कि पंजाब में जो है लोकल इलेक्शंस होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तो तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का जो है ठंडा बस्ता देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से किस तरीके की तैयारियां? देखिए, बीते कल बीजेपी की तरफ से तो जो चुनाव प्रभारी हैं ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर वो लगा भी दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जो तरन तारण विधानसभा उपचुनाव है वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुँची थी, लेकिन बीजेपी को देखिए अभी पंजाब में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और यही वजह है कि बीजेपी यहाँ पर 5वें नंबर पर रही है। और ऐसे में जो बीजेपी है उसकी जो स्थिति है वो ठीक अभी फिलहाल चुनाव से पहले नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने देखा था केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचे थे। खासतौर से उन्होंने जो किसान हैं मोगा के और वहाँ पर जिनकी तरफ से पराली पिछले 6 सालों से नहीं दी जा रही है उनको प्रोत्साहित किया था। और ऐसे में जो आलू उत्पादक हैं यहाँ पर किसान, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में बड़े स्तर पर कृषि होती है और किसानी बड़ी संख्या पे यहाँ पर रहते हैं। तो यही वजह है कि किसानों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए की गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव देखिए कल पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के जरिए जो रेल संपर्क अभियान चलाया गया है बीजेपी की तरफ से, उसकी शुरुआत चंडीगढ़ से की। उसके बाद वो मोहाली में गए और मोहाली को भी कई सौगातें वो कल देकर गए हैं। तो बीजेपी अब पूरी कोशिश कर रही है कि जो 2027 के चुनाव हो
उस पे बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ा जाए। लेकिन ठीक उससे पहले अभी एक परीक्षा की घड़ी और है, क्योंकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के यहाँ पर चुनाव होने हैं। बीजेपी भी अपने स्तर पर देखिए तैयारियां कर रही है। चुनाव प्रभारी बीते कल ही जो चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं उनकी घोषणा बीते कल कर दी गई है। बीजेपी के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा, उनकी तरफ से जो कांग्रेस है वो भी तैयारियों में जुट चुकी है और आम आदमी पार्टी पहले से ही इसकी तैयारियों में है। लेकिन मुख्यमंत्री मान भी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करने वाले हैं। जो सभी पार्टियां हैं यहाँ पर चुनाव पर लगी हुई है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल जिसने अपने आप को एक बार फिर से रिवाइव किया है, पंथक पार्टी जिसे माना जाता है, जो 2017 के बाद बिल्कुल ही पिछड़ गई थी पंजाब में, लेकिन उसने कहीं ना कहीं खुद को दोबारा से तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में उभारा है जिस तरीके से, और दूसरे नंबर पर रही है। और शिरोमणि अकाली दल की जो उम्मीदवार थी उनकी बेटी को देखिए गिरफ्तार किया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से बीते कल, और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल भी कह रही है कि जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल आम आदमी पार्टी को टक्कर देती नजर आ रही है, और यही वजह है कि अब कानून शिकंजा कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल पर कसा जा रहा है। जो उनके नेता हैं, विधायक हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही है। अकाली दल के बड़े नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, वो पहले से ही जेल के भीतर हैं। अब देखिए जो उनके तरन तारण में उम्मीदवार रही हैं उनकी बेटी को अब गिरफ्तार कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी यहाँ पर तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। भले ही सवा एक साल का यहाँ पर वक्त है, उनकी बेटी को हिरासत में लिया गया, तो साफ तौर पर जो है पंजाब में अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। वापस लौटूंगी आपके पास में। ऐसे में राघवेंद्र, आपके पास आते हुए सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से एसआईआर 2.0 का फेज जारी है, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है दूसरे चरण के तहत। ऐसे में अगर बात करें पूरी प्रोसेस की, अब ज्यादा समय नहीं बचा है फॉर्म भर के जो डेडलाइन है उसके आने में, तो ऐसे में फिलहाल अगर स्थिति की बात करें, प्रोसेस की, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हम बात करें, तो राज्य में कितने प्रोसेस जो है एसआईआर की हो चुकी है? एसआईआर की प्रगति के बारे में बात करें तो अभी नेटवर्क 10 ने कुछ दिन पहले ही जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रेणुआ, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने तमाम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो बीएलओ की ड्यूटी लगाई है, उस आधार पर उन्होंने स्पष्ट दावा किया था कि समय से पहले, समय पूर्व हम इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। और देखने को भी ग्राउंड रिपोर्ट जो मिल रही है, जब जाइए वहाँ पे फील्ड में, तो जो रिपोर्ट मिल रही है समय से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होती दिख भी रही है कि समय से पूरा हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसी के मद्देनजर चूंकि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, क्षेत्रफल यहाँ ज़्यादा है, निर्वाचन आयोग की तरफ से बीएलओ की संख्या भी उसी तरह बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, हर जनपद में इसके ऑफिस अलग से बनाए गए हैं और तमाम ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मचारियों को यहाँ जोड़ा गया है जो अपने बीएलओ के कार्य में जुटे हुए हैं। तो समय से पूरा होता हुआ एसआईआर की प्रक्रिया देख रही है। हालांकि बिहार के चुनाव में जिस तरह से इंडी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, उसमें विपक्ष के नेता लगातार जरूर हमलावर हैं कि इस समय शादियों का मौसम है और समय से ये कैसे पूरा होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर इस प्रक्रिया को समय से पूरा करने का पूरा उनके पास रोड मैप है और निर्वाचन आयोग इस बात का दावा भी कर रहा है कि हम समय से पूरा कर लेंगे और ऐसा ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी दिख रही है। तो प्रगति स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अपने नियत समय पे पूरा होगी और उसके बाद अन्य राज्यों में जो भी एसआईआर की प्रक्रिया होंगी निर्वाचन आयोग उसे पूरा करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समय से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी प्रगति। बिल्कुल, एसआईआर की जो प्रोसेस है वो देश भर में जहां जहां पर जिन राज्यों में लागू है वहां पर जो है इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़कर तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए।